नमस्कार साथियों, मैं हूं अमितदीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो रहेगा 26 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है वो हर रविवार को अपलोड किया जाता है। आज थोड़ा देरी से अपलोड हो रहा है। तो इस वीडियो में टॉप 30+ क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक जरूर देखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनवरी 2025 की करंट अफेयर की जो ई बुक है वो अभी 5 फरवरी तक लॉन्च हो जाएगी। तो आप लोग द बेस्ट ज्ञान का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर इस महीने की जो करंट अफेयर है जनवरी माह की, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। और अगर करंट अफेयर की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर करंट अफेयर मेंबरशिप जो प्रोग्राम है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, ऐप का। ओके, तो हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न रहेगा, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो आपको पता होगा कि ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ठीक है। तो इसका जो विषय था, यानी उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसका विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो विषय आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, खास करके जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं या यूपी की परीक्षाएं देने वाले हैं तो उन्हें याद रखने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है। वहीं दूसरा पुरस्कार की बात करें तो दूसरा पुरस्कार जो है वो त्रिपुरा की झांकी ने जीता। ठीक है। इसकी थीम थी, यानी विषय था शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 15 देवताओं की पूजा, यानी खर्ची पूजा। ठीक है। और तीसरा पुरस्कार जो है वो आंध्र प्रदेश की झांकी को दिया गया। इसका विषय था एटिकोपक्का बोमल्लू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। तो आप लोग इन तीन झांकियों को विशेष रूप से याद रखिएगा। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आपकी त्रिपुरा की झांकी रही और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। और इनकी थीम भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय व विभागों में, ठीक है, इसमें जो न्यायाधीशों के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही वो जनजाति कार्य मंत्रालय की रही। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो ये जो झांकी थी जनजातीय कार्य मंत्रालय की, ये जनजातीय गौरव वर्ष का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो अब एक यहाँ पर माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक पोल आयोजित की गई थी। इसमें जो है देश की जनता से मतलब पोल लिया गया कि कौन सी झांकी जो है वो सबसे अच्छी है। तो इसके अनुसार, जो पोल के अनुसार है, वो पहली झांकी गुजरात की बताई गई और इसका विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। वहीं दूसरी झांकी जो रही वो उत्तर प्रदेश की झांकी रही, विषय मैंने बता चुका हूँ। ठीक है। और तीसरी झांकी है जो उत्तराखंड की रही, इसका विषय था सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। तो ये जो है इसे जो पुरस्कार मिला है ये माई गवर्नमेंट पोर्टल पर पोल आयोजित की गई थी उसके अनुसार। ठीक है। और जो इससे पहले हमने बात करी है यानी कि इसकी, तो ये है लोकप्रिय। ठीक है, वहां पर जो न्यायाधीश लोग बैठे थे उनके अनुसार। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें केंद्रीय मंत्रालय व विभागों में, ये लोकप्रिय पसंद के अनुसार पर, ठीक है, वो न्यायाधीशों के आधार पर थी और ये लोकप्रिय पसंद के आधार पर थी। ठीक है। तो इस ये जो झांकी का पुरस्कार मिला है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया है। विषय क्या था? महिला और बच्चों की बहुआयामी यात्रा। परेड का जो आयोजन है वो 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था। ठीक है। तो ये हर साल आयोजित होती है और हर साल जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहेगा, रामसर स्थल की सूची में हाल ही में 4 नए स्थल को शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल रामसर स्थल जो है वो कितने हो गए हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, 89। देखिए इस चीज को विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। इससे पहले जो थे 85 थे। ठीक है, संख्या इनकी पूछी जाती है। तो अब जो आंसर हो जाएगा वो आपका 89 हो जाएगा। तो आगे अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस संख्या को अपने माइंड में अपडेट कर लीजिए। ठीक है। तो कौन कौन सी साइटें बढ़ी है देखते हैं। तो हाल ही में रामसर स्थल की सूची में 4 नए भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा की गई है।
अब रामसर स्थल की सूची में जो है वो 89 भारतीय स्थल शामिल हो गए हैं, यानी कुल जो स्थल हैं वो 89 हो गए हैं। ठीक है, अभी जो हाल ही में शामिल किए गए हैं उसमें शामिल किया गया है सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु का है, और थरतगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है। तो 2 स्थल जो है वो तमिलनाडु के शामिल किए गए हैं। वही तीसरा स्थल जो है वो खेचु पल्लरी वेटलैंड है, ये सिक्किम में है। और चौथा जो स्थल शामिल किया गया है वो है उधवा झील जो कि झारखंड में है। अब आपसे एक चीज और भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो किस राज्य में है, तो सर्वाधिक रामसर स्थल जो है यानी 20 ये तमिलनाडु में हो गए हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न रहेगा बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो तस्वीर में आप देख ही रहे होंगे कौन है, सचिन तेंदुलकर जी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। तो सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया है। तो पूर्व क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर जी, इन्हें अभी बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर जो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता भी प्रदान की गई थी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने बताया भी था। और इन्हें जो सचिन तेंदुलकर जी हैं इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आती है कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं उन्हें भारत रत्न कब मिला था। तो इन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक यहाँ पर ये भी पॉइंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, क्योंकि भाई एग्जामिनर है कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना कौन सावां स्थापना दिवस, सॉरी यहाँ पर गणतंत्र दिवस, कौन सा वा गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप फाउंडेशन डी की जगह पे रिपब्लिक डे कर लेंगे। ओके, तो रिपब्लिक डे मनाया है, तो यहाँ पर मनाया गया है इस वर्ष 76वां। आपको पता होगा ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप फिर भी याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 2025 को भारत ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ओके, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो है वो संविधान लागू हुआ था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो थे। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इस वर्ष की थीम गणतंत्र दिवस की जो थी वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पर 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी 2025 को वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इन पद्म पुरस्कारों में 7 जो हैं वो पद्म विभूषण दिए जाएंगे। ठीक है, और 19 जो हैं वो पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाएंगे, और 113 जो हैं वो पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ओके, तो गिनती आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा आगे विस्तार से देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्नों के माध्यम से। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर शारदा सिन्हा जी, ओसामू सुजुकी, एमटी वासुदेवन, ये सभी लोग इन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इन सभी को जो है वो मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। किससे भाई, पद्म विभूषण से। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ओके, तो वर्ष 2025 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई, जैसा मैं बता चुका हूँ। इनमें 3 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, जिनकी बात भी मैं कर चुका हूँ। तो इसमें 7 लोग हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पे है श्री दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो सम्मानित किया जाएगा, और इनका संबंध तेलंगाना से, यानी ये तेलंगाना से है। ठीक है, तो और दूसरे हैं यहाँ पर न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो है श्री जगदीश सिंह खेहर, इन्हें सार्वजनिक मामलों, ये चंडीगढ़ से हैं। ठीक है, और तीसरी हैं श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इन्हें कला के क्षेत्र में है सम्मानित किया जाएगा, और ये गुजरात से हैं। वहीं चौथे हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें भी कला के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा, ये कर्नाटक से संबंधित हैं, यानी कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वहीं 5 में इनकी बात तो हम कर चुके हैं, श्री एमटी वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है,
तो कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों का जो क्षेत्र है वो पूछ लिया जाता है कि भाई ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो सबके क्षेत्र लिखे हुए हैं और ये इनका संबंध केरल से है, यानी केरल से हैं ये। और छठवें हैं ये श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा और इनका संबंध है व्यापार और उद्योग से। और ये कहाँ के हैं भाई? जापान के। ओके, तो इनका नाम जो है वो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। और सातवीं है श्रीमती शारदा सिन्हा, इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, ये बिहार से हैं, ठीक है। और ये छठ के जो गीत थे उनके लिए जानी जाती हैं, तो इन्हें कला के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। कहाँ की है भाई? बिहार की, ठीक है। तो ये हो गई भाई पद्म विभूषण की बात। और एक बात आपको बता दूं कि इसकी जो पूरी सूची है वो मैंने जो है ऐप पर अपलोड कर दी इसकी पीडीएफ, और व्हाट्सएप चैनल पर भी पोस्ट कर दी गई है, यानी सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उसकी पोस्ट जो है वो कर दी गई है, ठीक है। तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न रहेगा पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? तो इससे सम्मानित किया जाएगा भाई 4 लोगों। कितने? 4 लोगों, यानी ऑप्शन डी सही होगा। 4 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। तो इस वर्ष कुल 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिनमें 4 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। तो मरणोपरांत में कौन कौन लोग सम्मानित होंगे? तो इसमें है पंकज उधास, जो कि कला क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। विवेक देवराय साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से हैं। मनोहर जोशी सार्वजनिक मामलों में, ये महाराष्ट्र से हैं। और सुशील कुमार मोदी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, सार्वजनिक मामलों यानी ये बिहार से हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सभी जिन्हें पद्म भूषण पर दिया जाएगा। श्री ए सूर्य प्रकाश, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा, यह कर्नाटक से हैं। ध्यान रखिएगा ये पद्म भूषण की बात हो रही है, ठीक है, पद्म भूषण। ओके, दूसरे हैं श्री अनंत नाग, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया जाएगा और यह भी कर्नाटक से हैं। तीसरे हैं श्री बेबेक देवराय, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। कहाँ से हैं भाई? दिल्ली से, ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं श्री जतिन गोस्वामी, कला के क्षेत्र में दिया जाएगा इन्हें, और यह असम से आते हैं। वहीं पांचवे हैं श्री जोस चोको परियापुरम, इन्हें मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा पद्म भूषण से, और ये केरल से आते हैं। छठवें हैं ये श्री कैलाश नाथ दीक्षित, इन्हें अन्य पुरातत्व से क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा, ये दिल्ली के हैं। और सातवें मनोहर जोशी, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा सार्वजनिक मामलों, यानी जो राजनीति में लोग होते हैं, ठीक है, तो उन्हें सार्वजनिक मामलों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये महाराष्ट्र से आते हैं। वहीं आठवें हैं श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा, यह तमिलनाडु से हैं। नौवे हैं यहाँ पर नंदमुरी बालकृष्णन, इन्हें कला के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा, और ये कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश। 10वें हैं श्री पी आर श्रीजेश, इन्हें खेल के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो ये केरल से आते हैं। और 11वें नंबर पर आते हैं श्री पंकज पटेल, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा, और यह गुजरात से आते हैं, ठीक है। तो जो साथियों इस सूची है, आप लोग अच्छे से कम पद्म विभूषण और पद्म भूषण की सूची को जो है विशेष रूप से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 12वें नंबर पे आते हैं श्री पंकज उधास, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, और आप इन्हें जानते हैं, ये कला के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये गायक हैं। ओके, तो इन्हें ये महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी महाराष्ट्र से आते हैं। 13वें नंबर पर श्री राम बहादुर राय, साहित्य शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, यह उत्तर प्रदेश से आते हैं। जो साथी उत्तर प्रदेश के हैं वो कम से कम उत्तर प्रदेश के नामों को जरूर से याद रख लें, ठीक है। वहीं 14वें नंबर पर आती हैं साध्वी ऋतंभरा, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश से आती हैं। आपने एक चीज गौर की होगी, सामाजिक कार्य, ठीक है, ये एकमात्र है जो है पद्म भूषण में सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। वहीं 15वें नंबर पे आते हैं श्री एस अजीत कुमार, इन्हें कला के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु से आते हैं। और 16वें नंबर पे आते हैं श्री शेखर कपूर, ये भी कला के क्षेत्र में है, ये महाराष्ट्र से आते हैं। शोभना चंद्र कुमार, सुश्री शोभना चंद्र कुमार, इन्हें कला के क्षेत्र में, यह भी तमिलनाडु से आती हैं। और 18वें नंबर पे आते हैं श्री सुशील कुमार मोदी, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा सार्वजनिक मामलों, यानी ये एक राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक मतलब थे, ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये बिहार से आते हैं। वहीं 19वें नंबर पे श्री विनोद धाम, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा,
और ये संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से हैं। तो आप लोग इनका नाम जो है वो याद रखिएगा। एकमात्र विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या रहेगा, हाल ही में किस भारतीय को मैरी लिवोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? जय शाह को। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, जय शाह को। तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, इन्हीं अभी मैरी लिवोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें हम लोग मैरी लिवोन क्रिकेट क्लब की, तो इसकी स्थापना 1787 में होती है। मुख्यालय सेंट जॉन्स लंदन में है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कौन सा राज्य 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यानी यूनियन सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सॉरी, यूनिफॉर्म। ओके, तो कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही होगा। तो उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। तो उत्तराखंड जो है वो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद की बात आ रही है, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि एक किसी अन्य राज्य में भी ये जो लागू है, ठीक है, यूसीसी लागू है। तो क्या है भाई यहाँ पर, हालांकि गोवा में भारत की आजादी से पहले समान नागरिक संहिता जो है वो लागू है। अब बात करें समान नागरिक संहिता की, तो इसके तहत क्या होगा भाई, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान नियम लागू होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। यूसीसी के तहत सभी विवाहों और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यानी कि जो लोग शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें भी पंजीकरण करवाना होगा, उसके बाद ही वो रह सकते हैं साथ में। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद यानी ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी ए सही होगा, 2025 को। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, ज्यादा रखने की कोई दिक्कत मतलब नहीं है याद रखना इसे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है और वर्ष 2025 तो चल ही रहा है, तो आप याद रखिएगा जो घोषित किया है वो इसी वर्ष को घोषित किया है। तो क्या घोषित किया है भाई, अंतरराष्ट्रीय हिमनद ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है भाई, 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो क्या हुआ है भाई, संयुक्त राष्ट्र ने एक नया दिवस भी घोषित कर दिया है। कौन सा भाई, विश्व ग्लेशियर दिवस। कब मनाया जाएगा ये, 21 मार्च को। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को हाल ही में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए भी सही है यहाँ पर, ऑप्शन बी भी सही है, यानी ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, उपरोक्त दोनों, यानी इंदौर और उदयपुर को। तो भारत के इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले दो भारतीय शहर जो है बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले कोई भी भारतीय शहर था वो इसमें शामिल नहीं था, तो इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। इनके नाम विशेष रूप से याद रखें। तो इस नवीनतम सूची में 31 नए शहरों को मान्यता दी गई है, जिनमें भारत के 2 शहर शामिल हैं। इस वैश्विक सूची में कुल शहरों की संख्या अब है जो है वो 74 हो गई है। ओके, तो यह मान्यता केवल उन शहरों को दी जाती है जो सभी 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें आर्द्रभूमि और उनकी पारिस्थितिकी सेवाओं के संरक्षण के उपाय अपनाना भी शामिल है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो क्या है भाई, आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे हम लोग कहते हैं रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे तथा यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। क्या भाई, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये 21 दिसंबर 1975 को लागू हो गया था। क्या है कि भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, यानी क्या है कि 2 फरवरी 1971 को नहीं किए थे, उसके बाद 1982 में किए थे 1 फरवरी को।
ठीक है। तो भारत में जो है वर्तमान में कुल 89 आर्द्रभूमि साइट्स हैं, जिनमें अभी मैंने बात की है शुरुआत में कि 4 साइटें जो है वो अभी हाल ही में जोड़ी गई, जिनके बारे में बता चुका हूं। तो अब कुल 89 साइट हैं। एक महत्वपूर्ण दिवस है इससे संबंधित, ये बार बार पूछा जाता है, क्या है कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। ओके, तो इस दिवस को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है, यानी ईयर ऑफ कम्युनिटी। ओके, तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन्हीं के द्वारा वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि समाज में एकता और समावेशन को बढ़ावा देना। तो हाथ में हाथ नारे के तहत संयुक्त अरब अमीरात एकजुट और सशक्त समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा किसने कहा है भाई? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्हीं के द्वारा कहा गया है। तो बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। राजधानी आबू धाबी में है, मुद्रा है दिरहम, और राष्ट्रपति की हम लोग बात कर ही चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा, किस राज्य सरकार ने उद्योग विज्ञान व चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश ने। साथियों, ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी महत्वपूर्ण लग रहा है तो आपको करना है लाइक, ठीक है। और क्या करना है भाई, इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, और कोई सुझाव आपका है तो उसे क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्हीं के द्वारा 24 जनवरी 2025 को धर्मशाला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उद्योग विज्ञान व चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की। राजधानी शिमला में है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और धर्मशाला ये शीतकालीन राजधानी है। तो अभी शीतकाल चल रहा है, तो यहाँ ही पर ये जो है मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई थी। तो राज्यपाल है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री की तो बात हो ही चुकी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? ऑप्शन सी सही होगा, जेनिक सिनर ने। तो जेनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये तो हो गई भाई पुरुष एकल की बात। तो वही महिला एकल का खिताब जो है वो मेडिसिन कीज, जो कि अमेरिका की हैं, ने आरेना सर्वालेंका को, जो बेलारूस के हैं, को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो दोनों याद रखिएगा, जेनेनिक सिनर ने पुरुष एकल का, और मेडिसिन कीज ने जो है वो महिला एकल का खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं पुरुष युगल का खिताब। तो इसमें विजेता रहे हैं हेनरी पेटिन, जो कि ब्रिटेन के हैं, और उप विजेता कौन रहे हैं भाई? ये विजेता युगल का है, तो 2 लोग विजेता रहेंगे इसमें। हैली ओबरा, ये फिनलैंड के हैं, ठीक है। तो ये रहे हैं विजेता, और उप विजेता रहे हैं सिमोनी बोलेली इटली, और एंड्रिया बोबेसारी, ये भी इटली के हैं। तो ये पुरुष युगल की बात हो गई। महिला युगल में जो है वो विजेता रहे हैं टेलर टाउनसेंड अमेरिका, कैटरीना सीनियाकोवा जो है चेक गणराज्य की, ठीक है। और उप विजेता रही हैं मतलब हसी सू बेई ताइवान की हैं, और जेलेना ओस्टापेंको ये लातविया की हैं। तो आप लोग इनके नाम याद रखिएगा, वैसे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा जो है, ठीक है। तो पुरुष एकल का ही पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। तो मिश्रित में बात करें हम लोग, तो इसमें विजेता रहे हैं जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया, और ओल्बिया सीनियाकोवा ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, और उप विजेता जॉन पैट्रिक स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, किम्बरली ब्रिलेल ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है वो 6 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के दौरान मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। तो यह इसका जो है वो 113वां संस्करण था। तो विशेष रूप से आप जो है वो पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब देख लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा, आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? ऑप्शन डी सही होगा, अर्शदीप सिंह।
तो भारतीय गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, इन्हें ही अभी आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में चुना गया है। अन्य विजेता यानी अन्य पुरस्कारों की भी अभी हाल ही में घोषणा की गई है, जो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के जो है वो तो जरूरी ही है, वो तो आपको पढ़ने ही है। तो इसमें क्या है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये रहे हैं जसप्रीत बुमराह को मिला है ये पुरस्कार। और दूसरा पुरस्कार है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यह स्मृति मंधाना को दिया गया है। तो ये भारतीय लोगों के नाम है, 3 नाम तो ये विशेष रूप से आप याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य की बात करते हैं, आईसीसी इमर्जिंग पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये कामिंदु मेंडिस को मिला है, श्रीलंका क्रिकेटर हैं। वही आईसीसी इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये एनेरी डर्कसेन को मिला है। आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये मेली केर को दिया गया है। वही आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये ईसा ओजा को दिया गया है। और आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये गेरहार्ड इरास्मस को दिया गया है। और बात करें अंपायर की, तो आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जो है वो रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है। तो आईसीसी द्वारा ये भी कुछ पुरस्कार की घोषणा की गई थी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो विशेष रूप से जो भारतीय लोगों को मिले हैं उन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा, नीति आयोग द्वारा जारी पहले राजकोषीय सूचकांक 2025 में कौन सी इस पर रहा है? ऑप्शन बी सही होगा, उड़ीसा। तो 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा जो है वो पहले स्थान पर रहा है। इसे क्या है कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया है। तो प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को 4 समूहों में बांटा गया है, जिसमें 4 समूह हैं, अचीवर राज्य जो कि 1 से 5 रैंक को दर्शाता है, फ्रंटरनर राज्य ये 6 से 10 रैंक को दर्शाता है, परफॉर्मर राज्य ये 11 से 14 रैंक को दर्शाता है। वहीं एस्पिरेशनल राज्य ये है जो 15 से 18 तक की रैंक को दर्शाता है। तो अचीवर राज्य में पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और इसी तरह 5वें स्थान पर गुजरात है। इसी तरह सभी राज्य दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार इस पे नजर डाल लीजिएगा। बात करें हम लोग नीति आयोग की, स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को होती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके, यानी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये सुमन बेरी हैं और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो BR सुब्रमण्यम हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करके किसने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश कादियान। आपसे एक प्रश्न है कि जो माउंट लोत्से है ये किस देश में है? तो इसे आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो राकेश कादियान होगा। तो हरियाणा के राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से को सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा जो है वो फहरा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से 45 वर्ष की उम्र में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर राकेश कादियान का जो नाम है वो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यानी इतनी उम्र में और इतने कम समय में यह रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम जो है वो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये कहाँ के हैं भाई? हरियाणा के हैं, यानी भारतीय हैं, तो इनका नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, डॉक्टर KM चेरियन का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्मश्री मिला था 1991 में, यानी ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। तो केरल में जन्मे विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। ठीक है, याद रखिएगा, हृदय रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर KM चेरियन का जो निधन है वो 25 जनवरी 2025 को बेंगलुरु में हो गया। और उन्होंने क्या हुआ, तो भाई इनके बारे में जो उपलब्धियां हैं वो विशेष रूप से याद रखिएगा, इसीलिए इस प्रश्न को ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो उन्होंने वर्ष 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है भाई डॉक्टर साहब। तो उन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किया था। तो 2 काम इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए ये।
ठीक है। तो डॉक्टर के.एम. चेरियन द्वारा हाल ही में केरल में अपनी जीवनी हेड ऑफ गॉड जारी की गई थी। तो आपसे इनकी जीवनी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और इनके जो जीवनी है उसे किसने लिखा था? प्रिया एम मेनन द्वारा। क्या होता है भाई, अगर आत्मकथा कोई लिखता है तो उसका लेखक हम स्वयं होते हैं जो भी लिखता है, और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। तो इन्होंने यानी डॉक्टर के.एम. चेरियन ने चेन्नई में फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल की स्थापना की थी और चिकित्सा विज्ञान पार्क फ्रंटियर मेडिविले की भी स्थापना की थी। कहां पर भाई? चेन्नई में। ओके। तो उन्होंने भारत में बाल चिकित्सा, हृदय शल्य चिकित्सा का अग्रणी माना जाता है। किन्हें भाई? डॉक्टर के.एम. चेरियन को। वह 1990 से 1993 तक भारतीय राष्ट्रपति के मानद हृदय शल्य चिकित्सक भी रहे थे और उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और वर्ष 2005 में हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये थी भाई डॉक्टर के.एम. चेरियन की उपलब्धियां। तो इसीलिए प्रश्न को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो आप लोग इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, जॉर्जिया को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूरोपीय देश जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब क्या है भाई, ये तुर्की है वो एकमात्र यूरोपीय देश बचा है जहां पर अभी मलेरिया के मरीज पाए जाते हैं, यानी मलेरिया मुक्त नहीं है। ओके, बात कर लेते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम गेब्रेयसस। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनोज सिन्हा जी को। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्हीं को अभी महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, हरियाणा में। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। यानी कि देखिए, सरस्वती महोत्सव का आयोजन हुआ है तो 2 फरवरी को हम लोग बसंत पंचमी भी मना रहे हैं, ठीक है। तो आज तक ये जारी रहेगा, ठीक है। तो इसका उद्घाटन जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी, इन्हीं के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है भाई? दुनिया का ध्यान भारत की महान सभ्यता की ओर आकर्षित करना। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, असम सरकार ने वर्ष 2027 तक किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़। ऑप्शन सी सही होगा, डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा की गई है। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने वर्ष 2027 तक डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर भाई एक विधानसभा परिसर भी होगा, ऐसा उन्होंने कहा है, और इसका उद्देश्य संपर्कों में सुधार करना है। मुख्यमंत्री द्वारा 2 अन्य शहरों जिसमें तेजपुर और सिलचर के लिए भी इसी तरह की योजना की घोषणा की गई है। यहाँ पर क्या होगा, जो तेजपुर है यहाँ पर एक राजभवन बनाया जाएगा और इसे सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर सिलचर, सिलचर को जो है यहाँ पर मुख्य सचिव कार्यालय के साथ एक मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई नई राजधानियों की बात। तो यहाँ की असम की जो राजधानी है वो अभी वर्तमान में कहाँ पर है भाई? दिसपुर में। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, नए के चक्कर में पुराना मत भूल जाइएगा क्योंकि पूछा ये भी जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा, नागोबा जतारा त्योहार हाल ही में किस राज्य में आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ तेलंगाना में। कहाँ पर भाई? तेलंगाना में। तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 8 दिवसीय, कितने दिन का है भाई ये? 8 दिवसीय नागोबा जतारा त्योहार जो है वो 28 जनवरी 2025 को शुरू हो गया, ठीक है। तो यह एक हिंदू आदिवासी त्योहार है जो गोंड जनजाति के मेषराम कबीले द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो नागोबा जतारा त्योहार है
ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बताएंगे गोंड जनजाति द्वारा। और कबीले पूछ लिया जाए तो मेषराम कबीले द्वारा। यह जो है यह दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। अब यहाँ पर दूसरे की बात आई है तो पहला तो बताना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें गुसाड़ी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है और यह त्योहार जो है सर्प देवता को समर्पित है। किसे समर्पित है? सर्प देवता को। अब ये हो गया दूसरा सबसे बड़ा त्योहार। अब पहला, वही सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार जो है वो मेदाराम जात्रा है, जिसे समक्का सरलम्मा के नाम से भी जानते हैं। तो इस त्योहार का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। और यह जो है, यह जो मेला है आपका मेदाराम जात्रा, यह कुंभ के बाद भारत का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। यानी कुंभ सबसे बड़ा मेला हो गया और दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? मेदाराम जतारा यानी समक्का सरलम्मा। अब यहाँ पर भाई तेलंगाना की बात हुई है, राजधानी हैदराबाद में है, राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन किया है अमित शाह जी ने, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी और इन्हीं के द्वारा 30 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का जो संपादन है वो डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा किया गया है, जिसे बेस्ट लैंड नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से 2024 तक के कार्यकाल के दौरान भारत में आए गहन परिवर्तन पर प्रकाश डालती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? तो यह बनी है भाई टाटा स्टील। तो टाटा स्टील द्वारा हाल ही में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया गया है। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो हाइड्रोजन जो है उसे ले जाने के लिए एक जैसे कंटेनर होता है, ठीक है, आपने पेट्रोल वाला देखा होगा, उस तरह का जो है वो विकसित किया है, ठीक है। इसी के जरिए जो है इसका यातायात होगा, ओके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो टाटा स्टील के बारे में जानते हैं। स्थापना 26 अगस्त 1907 को होती है, मुख्यालय मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, शुभांशु शुक्ला। तो इंडियन एयरफोर्स के कप्तान हैं शुभांशु शुक्ला। इन्हीं को नासा के एक्सियोम मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। किसके रूप में भाई? पायलट के रूप में चुना गया है। वह स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी केंद्र में जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर जाने वाले वह पहले भारतीय बन जाएंगे। उनके अलावा जो है वो कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को भी इस मिशन के लिए चुना गया है। यह जो है वो 14 दिन का एक मिशन होगा, जिसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग नासा की। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को होती है और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दिवस की। तो सबसे पहला दिवस है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई इस दिवस को हम लोग कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को वर्ष 1948 में मनाया गया। इस वर्ष की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 30 जनवरी यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्या हुआ था भाई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाते हैं भाई 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ओके, ऑप्शन डी सही होगा। तो कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व भर में कुष्ठ रोग दिवस जो है वो जनवरी माह के
चौथे रविवार को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 26 जनवरी को पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो तिथि है वो बदलती रहती है, ध्यान रखिएगा, जनवरी के चौथे रविवार को, और चौथा रविवार इस वर्ष 26 जनवरी को पड़ा था। इस वर्ष की थीम है एकजुट हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। ठीक है, तो जो कुष्ठ रोग है भाई वो एक जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा, जीवाणु जनित जो है वो रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। भारत ने वर्ष 2027 तक, ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि लक्ष्य के प्रश्न आते रहते हैं। तो भारत ने वर्ष 2027 तक कुष्ठ रोग उन्मूलन यानी खत्म करने का लक्ष्य रखा है, वर्ष 2027 तक। यहाँ पर आपके लिए एक नोट है, तो भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को दिन जो है वो कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। यह तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात हो रही है जो जनवरी माह के चौथे रविवार को मनाते हैं, और वहीं भारत में बात करें तो ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिस दिन होती है उसी दिन कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाते हैं 29 जनवरी को, यानी ऑप्शन डी सही होगा, 29 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है भाई? जेमी अगस्टस किक्की, इनके द्वारा भारत का पहला अंग्रेजी या यूं कहें भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट शुरू किया गया था, जो 29 जनवरी 1780 को पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसी की याद में जो है भारतीय समाचार पत्र दिवस जो है वो 29 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो बंगाल गजट था इसे कलकत्ता जर्नल एडवाइजर भी कहा जाता था। थीम की बात करें इस वर्ष की, तो थीम है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। तो क्या है भाई, अब हम लोग डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं यानी रह रहे हैं, तो क्या है कि जो पेपर्स हैं प्रिंटेड वाले वो कम हो चुके हैं धीरे धीरे, क्योंकि आदमी क्या है न्यूज जो है पेपर है वगैरह ये सब मोबाइल में ही पढ़ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी थीम ये रखी गई है, डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। तो प्रश्न क्या रहेगा अगला, भारतीय तटरक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, 1 फरवरी को। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस पर प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्या है, भारतीय तटरक्षक बल जो है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1978 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो साथियों ये थी वीकली करंट अफेयर 26 जनवरी से 1 फरवरी तक की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अंत में आपके लिए वही जो पूर्व में सूचना दे चुका हूं कि जनवरी 2025 की करंट अफेयर ई बुक जो है वो ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। कब तक भाई? 5 फरवरी तक। कब तक हो जाएगी? 5 फरवरी तक। तो यह जो ई बुक है इस बार वैसे तो मंथली पेड रहती है, तो इस बार इसे हम फ्री देने की योजना बना रहे हैं। तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे द बेस्ट ज्ञान, जैसा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसे आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग करंट अफेयर की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं बिना इधर उधर भटके हुए कि वीडियो भी नहीं देखना है या सीधे पीडीएफ मिल जाए उससे पढ़ते रहें या प्रिंट आउट निकाल सकें, तो आप लोग करंट अफेयर मेंबरशिप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं आपको। डेली करंट अफेयर, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, सभी तरह करंट अफेयर का पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा और सभी को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर पाएंगे और उसका प्रिंट ले सकेंगे। इसके अलावा जो आपका रिवीजन जिससे होता रहे, मॉक टेस्ट होंगे इसमें, डेली, साप्ताहिक, मासिक और परीक्षा पैटर्न पर आधारित टेस्ट भी होंगे। ठीक है, और वीडियो की बात करें तो वीडियो अभी जो उपलब्ध हो रही है साप्ताहिक करंट अफेयर्स की हो रही है और मासिक करंट अफेयर्स भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये सारी विशेषताएं हैं, काफी आपके लिए फायदा होने वाला है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें इस करंट अफेयर मेंबर्स को। और जो फीस है इसकी घटती बढ़ती रहती है, तो अभी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा और इसका लाभ जरूर उठाइएगा और करंट अफेयर को कम से कम समय में पढ़िएगा। ठीक है, तो आप सभी ने वीडियो जो है अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ जो है वो इस बार हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, t.me/द बेस्ट ज्ञान। ठीक है, 1 ये सर्च कर लेंगे आप
तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, और इसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।